मेरी पत्नी के जिम से देर से आने के बाद उसके सारे फिटिंग वाले और पर्सनल कपड़े गायब थे। रात के ठीक 11 बज रहे थे। मेरी पत्नी अभी तक घर नहीं आई थी। मैं बस उसे फोन करने ही वाला था कि तभी मेरे कार ऐप पर एक नोटिफिकेशन आया। 11:30 पर गाड़ी जोर से हिल रही थी, चेक करें। लेकिन जिम का रास्ता तो एकदम साफ और पक्की सड़कें हैं, वहां गाड़ी का हिलना मुमकिन नहीं है। तुरंत बाद एक और नोटिफिकेशन आया। 11:34, कार का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है, कुछ गड़बड़ है, ध्यान दें। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। मैंने तुरंत लिन रुई को कॉल किया। एक ही रिंग के बाद कॉल कट गई। जब मैंने दोबारा कॉल किया तो किसी ने नहीं उठाया। उसी बीच मेरे फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मैंने अपना फोन जोर से पकड़ लिया। मेरी हथेलियां ठंडी पड़ गई थीं। उसी वक्त दरवाजे के लॉक की आवाज हुई। लिन रुई वापस आ गई थी। उसकी शर्ट पसीने से थोड़ी गीली थी, जो उसके शरीर से चिपक गई थी, और उसके शरीर का शेप साफ दिख रहा था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, वर्कआउट की वजह से उसके गाल लाल थे। उसे इस हालत में देखकर मेरा गुस्सा भड़क उठा। तुम्हारा आज का दिन काफी बिजी रहा है ना? इतनी बिजी कि एक कॉल तक का जवाब नहीं दे पाई, मैंने फीकी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन लिन रुई बहुत मासूम लग रही थी। छोड़ो भी, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या तुमने मुझे कॉल किया था? मैंने सुना नहीं, मैंने उसे घूरा। मेरी आवाज और भी ठंडी हो गई। तुम 2 घंटे तक मजे करती रही, बहुत अच्छा वक्त बिताया होगा, है ना? हनी, तुम क्या कह रहे हो? मैं जिम में वर्कआउट करने के बाद सीधे घर आई थी। मैंने गलत मोड़ ले लिया था और गाड़ी चलाते हुए गांव की तरफ निकल गई। गांव के कच्चे रास्ते बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं। गाड़ी लगातार हिल रही थी। मुझे वापस रास्ता ढूंढने में बहुत समय लग गया। यह कहते हुए वह जूते उतारने के लिए नीचे झुकी। देखो, मेरे नए जूते पूरे गंदे हो गए हैं। उसने जूते मेरे सामने किए। जूतों पर वाकई धूल जमी हुई थी। फिर वे नंगे पैर मेरी तरफ आई और अपना पैर उठाकर मुझे दिखाया। उसके पैर पर भी थोड़ी धूल लगी थी। मैं उसे देखता रह गया। धूल, मेरा गुस्सा अचानक थोड़ा कम हो गया। क्या मैंने उसे सच में गलत समझा था? उसने मुझे धोखा नहीं दिया था। लिन राव नंगे पैर मेरी गोद में बैठ गई। उसने मुझे गले लगाया और मुझे किस किया। उसकी आवाज धीमी और प्यारी थी। हनी, क्या तुम परेशान हो? उसकी मीठी खुशबू मेरी नाक तक पहुंची। इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैं बस माफी मांगने ही वाला था, लेकिन अचानक मैं रुक गया। आज सुबह घर से निकलते समय उसने जो बॉडी स्टॉकिंग्स पहनी थी वह गायब थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, लिन राव पहले ही उठकर बाथरूम की तरफ चल दी। मेरी धड़कनें तेज होने लगीं। मैं तुरंत उसके पीछे गया। मैं दरवाजे पर पहुंचा ही था कि मैंने उसे अपनी छोटी स्कर्ट उतारते हुए देख लिया। उस पल मेरी सांसें अटक गईं। उसने अपनी स्कर्ट के नीचे कोई अंडरवियर नहीं पहना था। गायब स्टॉकिंग्स का तो बहाना बनाया जा सकता है, लेकिन अंडरवियर का यूं गायब हो जाना मुमकिन नहीं था। मैंने अपना गुस्सा काबू किया और उससे पूछा, वो स्टॉकिंग्स कहाँ हैं जो तुमने बाहर जाते समय पहनी थी? लिनरू एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर ऐसा लगा जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया। उसने अपने सिर पर हाथ मारा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जिम में मिल्क टी पी रही थी और गलती से वो मेरी स्टॉकिंग्स पर गिर गई। वो बहुत चिपचिपी हो गई थी, इसलिए मैंने उन्हें उतार कर फेंक दिया। तो फिर तुम्हारा अंडरवियर कहाँ है? लिन रू के चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। उसकी आंखों में साफ घबराहट दिखाई दी। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह मेरी बाहों में आ गई। उसकी आवाज में शिकायत थी। मुझे माफ कर दो हनी, मेरा वजन हाल ही में थोड़ा बढ़ गया है। मेरा अंडरवियर थोड़ा टाइट हो गया था। मैं जिम में स्क्वाट्स कर रही थी। मैंने बहुत जोर लगाया, अंडरवियर फट गया। ये बहुत शर्मनाक था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। उसके मासूम चेहरे को देखकर मेरा सारा शक धीरे धीरे खत्म हो गया। अगली सुबह जल्दी लिन रुई फिर से जिम चली गई। मैं काम पर जाने के लिए नीचे गया, लेकिन जैसे ही मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, सीट पीछे की तरफ एडजस्ट की हुई थी। यह साफ तौर पर एक लंबे आदमी के हिसाब से सेट थी। कल रात कार पूरे 2 घंटे तक हिल रही थी। मेरी पत्नी की स्टॉकिंग्स और अंडरवियर दोनों गायब थे। अब किसी अजनबी ने सीट एडजस्ट की है। जब मैंने सारे सुराग एक साथ जोड़े तो मुझे पूरी बात समझ में आ गई। वह झूठ बोल रही थी। उसने इसी कार में मुझे धोखा दिया। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर घूंसा मारा। मेरी नजरें तुरंत डैश कैम पर टिकीं। जब तक फुटेज है, उसके पास मुकरने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए डैश कैम निकाला, लेकिन मेरा दिल बैठ गया। कल रात 10 बजे के बाद की सारी फुटेज डिलीट कर दी गई थी। डर और गुस्से की एक लहर तुरंत मेरे दिमाग में दौड़ गई। लिन रुई सिर्फ योगा करने के लिए जिम जाती है। उसका राज वहीं कहीं होना चाहिए। मैंने कार स्टार्ट की, एक्सीलेटर दबाया और सीधे उस जिम की तरफ निकल गया जहां वह अक्सर जाती थी। मैं उसकी बेवफाई का पक्का सबूत ढूंढने पर अड़ गया था। मैंने जिम के पोस्टर देखे, उनमें मेंबरशिप की कीमतें कहीं भी नहीं लिखी थीं। इसके बजाय वे शानदार फिगर वाली महिलाओं की तस्वीरों से भरे हुए थे। उन तस्वीरों को देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सेव की हुई तस्वीरें कोच को भेज दी। मैंने बहुत दिलचस्पी दिखाने का नाटक किया और उससे पूछा कि मेंबरशिप की कीमत कितनी है। मैंने पूछा कि क्या मेंबरशिप लेने के बाद मैं और तस्वीरें देख सकता हूँ। कोच ने जल्दी जवाब दिया, दोस्त, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। वह हमारी सबसे हॉट मेंबर है। हमारी साल भर की फीस 18,000 वेन है। एक बार साइन अप कर लोगे तो सिर्फ तस्वीरें ही नहीं देख पाओगे। अगर पैसे देने को तैयार हो तो तुम उनसे मिल भी सकते हो। मैंने उन धुंधली वाटरमार्क वाली तस्वीरें देखीं जो उसने मुझे भेजी थीं। मैं बेहोश होते होते बचा। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मुझे इतने समय से धोखा दिया जा रहा था, और मुझे कुछ पता ही नहीं चला यह जिम नहीं बल्कि एक वेश्यालय है।
मैंने खुद को संभाला और अपने गुस्से को दबाया। मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए और मेंबरशिप के लिए साइन अप कर लिया। मैंने उससे मुझे पूरी और बिना वाटरमार्क वाली तस्वीरें भेजने को कहा। जल्द ही मुझे एक लिंक मिला। मैंने उस पर क्लिक किया और वह बेहद अश्लील तस्वीरों से भरा था। अकेले लिन रुई की 200 से ज़्यादा तस्वीरें थीं। मैंने सभी तस्वीरों को अपने क्लाउड ड्राइव में सेव कर लिया। मैं सोच रहा था कि और सबूत कैसे जुटाए जाएं। कोच ने मुझ मैसेज भेजा है। दोस्त, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। अभी तो तुमने ज्वाइन किया और तुम हमारे इवेंट में आ गए। हम इस वीकेंड एक फिटनेस पार्टी कर रहे हैं। बहुत सारी शानदार फीमेल मेंबर्स आ रही हैं। अगर तुम पूरी जगह बुक करने के पैसे देने को तैयार हो तो हम पक्का करेंगे कि तुम बहुत मजा करो। मैंने तुरंत हाँ बोल दी। मैंने 1000 युआन की एंट्री फीस दे दी। जल्द ही मुझे कोच से पार्टी का टाइम और लोकेशन मिल गया। मैं अपने फोन को खाली नजरों से घूर रहा था कि तभी लिन रुओ घर आ गई। अंदर आते ही उसने गुस्से में अपना बैग मुझ पर फेंका। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने जल्दी से अपना फोन छुपाया और डरते डरते पूछा कि क्या हुआ। वह मेरे पास बैठ गई और चिढ़कर बोली, आज का दिन बहुत खराब रहा। जब मैं जिम में थी तो एक डिलीवरी ड्राइवर ने मेरी गाड़ी पर खरोंच मार दी। उसके पास नुकसान के पैसे भरने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने उसके साथ काफी बहस की पर कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत गुस्से में हूँ। उसने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। हनी, मेरा मूड बहुत खराब है। क्या तुम मेरा मूड ठीक करने के लिए कुछ नहीं करोगे? मैंने राहत की सांस ली। मैंने अपना फोन निकाला और उसे 3000 युआन ट्रांसफर कर दिए। मैंने चुपके से उस ट्रांसफर के साथ एक बगिंग कोड भी लगा दिया। ऑफिस में मेरे एक साथी ने यह मुझे टेस्टिंग के लिए भेजा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसे अपनी ही पत्नी पर इस्तेमाल करूंगा। लिन रुई ने खुशी खुशी पैसे लिए और मुझे सोफे पर गिरा दिया। देखते ही देखते वीकेंड आ गया। उस रात फिटनेस पार्टी हो रही थी। दोपहर में लिन रुई ने अपना जिम बैग उठाया और जाने के लिए तैयार हो गई। हनी, मैंने आज रात अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया है। हम जिम के बाद महाजोंग खेलेंगे। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसके जाने के बाद मैंने तुरंत अपना हुलिया बदला, एक स्पोर्ट्स कार रेंट पर ली और सीधे पार्टी वेन्यू की तरफ निकल गया। कोच द्वारा से भेजी गई लोकेशन के हिसाब से मैं शहर के बाहर एक प्राइवेट विला पर पहुंचा। जब मैं एंट्रेंस पर पहुंचा, लिन रुओ ने बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे, हाथ में वाइन का ग्लास था और वह दरवाजे पर किसी से बात कर रही थी। ऐसा लगा कि उसने मुझे नहीं पहचाना। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। पूरा विला बेहद आलीशान, लग्जरी वाइब वाला था। हर फीमेल मेंबर की छाती पर एक क्यूआर कोड लगा था। दीवारें पोस्टरों से ढकी हुई थीं। कोच मेरे पीछे चल रहा था और उत्साह से मुझे सब कुछ समझा रहा था। तुम्हें जो भी महिला पसंद हो, बस क्यूआर कोड स्कैन करो और वह सीधे तुम्हारे कमरे में आ जाएगी। मैंने अपनी नफरत को दबाया, एक रैंडम महिला मेंबर को पकड़ा और उसे ऊपर ले गया। एक बार जब हम कमरे में आ गए तो मैंने उससे पहले शावर लेने को कहा। मैं बिस्तर पर बैठा, अपने हेडफोन लगाए और बगिंग ऐप खोल लिया। मैंने अपनी आंखों से लिन रुई को एक आदमी के पीछे पीछे कमरे में जाते देखा। जल्द ही ईयरपीस में एक आवाज आई। उस आदमी ने भारी सांसें लेते हुए उससे पूछा, मुझे बताओ कौन बेहतर है, तुम्हारा पति या मैं? बेशक तुम बेहतर हो। वह बहुत गंदा और बदसूरत है। अगर उसके पैसे न होते तो मैं एक मिनट भी उसके साथ नहीं रहती। वह आवाज मुझे अच्छे से पहचान में आ रही थी। वह लिन रुई का बॉस गाओ जियानपिंग था। उसके थोड़ी देर बाद ईयरपीस में वे घिनौनी हांफने की आवाजें आने लगीं। मैं बस ईयरपीस उतारने ही वाला था। ठीक उसी पल लिन रुई फिर से बोली, जियानपिंग, तुमने वादा किया था कि नए साल के बाद मेरा प्रमोशन करोगे और तुम अपनी उस बूढ़ी पत्नी को कब छोड़ोगे? चिंता मत करो, जब तक तुम अच्छे से रहोगी और मेरी बात मानोगी। कंपनी की एनुअल पार्टी के बाद मैं तुम्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना दूंगा। तब हमारे पास साथ रहने के लिए और भी ज्यादा समय होगा। रहने भी दो। लिन रुई की आवाज बहुत ही नखरीली और फ्लर्टी थी। इससे मुझे बहुत घिन आई। मैंने लंबी सांस ली और ऐप बंद कर दिया। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बेशर्म हो सकती है। जब से हमारी शादी हुई थी मैंने उसे बहुत लाड प्यार किया था। उसे रेड एनवेलप में पैसे भेजना मेरे लिए बहुत आम बात थी। लेकिन उसे जरा भी एहसास नहीं था, वह जरा भी शुक्रगुजार नहीं थी। इसके बजाय उसने मुझसे पैसे ठगने के लिए हर चाल चली। मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची थी। मैंने रिकॉर्डिंग को सही ढंग से सेव कर लिया और सोचने लगा कि उसकी इज्जत को पूरी तरह कैसे मिट्टी में मिलाऊं। जब महिला मेंबर बाहर आई मैं तब तक निकल चुका था। मैंने पहले लॉबी में घूमकर पिनहोल कैमरा जो मैंने पहले से तैयार किया था उससे उस सीन की पूरी फुटेज रिकॉर्ड कर ली थी। मैं बस निकलने ही वाला था कि कोच ने मुझे कुछ लड़कों के साथ रोक लिया। उसने माफी मांगने वाला चेहरा बनाया और कहा, सॉरी दोस्त, यह हमारा नियम है। यहाँ से जाने से पहले हम सबकी तलाशी लेते हैं और हमें आपका फोन भी चेक करना होगा। मैंने हैरान होने का नाटक किया और अपना मुंह ढक लिया और अपनी हथेली में मौजूद छोटे से माइक्रो कैमरे को चुपके से अपने मुंह के अंदर डाल लिया। फिर मैंने अपना फोन उन्हें दे दिया और अपनी बाहें फैला ली ताकि वे मेरी तलाशी ले सकें। बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार उन्होंने मुझे जाने दिया। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने कैमरे से फुटेज निकाली और उसे अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया। यह सब करने के बाद मैंने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। हे लोवुंग, वह जिम जिसके बारे में मैंने तुम्हें पता लगाने को कहा था, पहले क्या तुमने सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं? लाइन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने जल्दी से जवाब दिया, है शाओताओ, तुमने जो भी जानकारी मुझे दी थी वह मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को भेज दी है। वह तथाकथित योगा स्टूडियो असल में गाओ जियानपेंग का है।
ऊपर से यह एक नॉर्मल जिम की तरह चलता है, लेकिन चुपके से यह गैर कानूनी ग्रे एरिया का बिजनेस कर रहा है। मेंबर की जानकारी, पैसों का रिकॉर्ड, पार्टी ऑर्गेनाइजर, हमें सब कुछ मिल गया है। मैं कार के दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया और एक सिगरेट सुलगा ली। बहुत बढ़िया, इसे प्रॉपर फाइलों में लगा दो। अभी कोई भी एक्शन लेने से रुको। मैंने जल्दबाजी में कुछ नहीं किया, क्योंकि बदले का यह लेवल बिल्कुल भी काफी नहीं था। लिन रुओ की कंपनी की एनुअल पार्टी 2 दिन बाद है। इस बार मैं इन 2 बेवफा लोगों को पूरी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मैं कंप्यूटर के सामने बैठा और लिन रुओ के अफेयर के सारे सबूतों को एक एक करके सॉर्ट किया। हिडन कैमरा फुटेज, जिम मेंबर की जानकारी, पार्टी की क्लिप्स और लिन रुओ और गाओ जियानपिंग के अफेयर की रिकॉर्डिंग। मैंने सबूतों की हर एक चीज का 3 बार बैकअप लिया। लिन रुओ की कंपनी की एनुअल पार्टी एक 5 स्टार होटल में रखी गई थी। उसका एक सोलो सिंगिंग परफॉर्मेंस भी था। मैंने खुद आगे बढ़कर उसके परफॉर्मेंस के लिए स्टेज बैकग्राउंड वीडियो संभालने की जिम्मेदारी ले ली। एनुअल पार्टी से एक दिन पहले मैंने लिन रुओ के माता पिता, अंकल आंटी को फोन किया। कल लिन रुओ के साथ हमारी तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं कल उसे एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूँ। क्या आप दोनों गवाह बनने के लिए आ सकते हैं? जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये उसके लिए पूरी तरह से सरप्राइज रहे, इसलिए कृपया किसी को मत बताना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, हम नहीं बताएंगे। अगले दिन लिन रुओ जल्दी उठ गई और 2 घंटे तक अपने बाल और मेकअप तैयार किए। फिर उसने अपना महंगा गाउन पहना, अपनी खास ड्रेस, और बाहर निकल गई। मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं थी कि वह क्या सोच रही थी। उसकी कंपनी की एनुअल पार्टी में सारे टॉप एग्जीक्यूटिव अपने परिवार को लेकर आते हैं। लिन रुओ यह दिखाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी कि वह कितनी सुंदर लग रही है। मैं लिन रो को होटल ले गया, फिर उसके ठीक पीछे अंदर घुस गया। होटल की लॉबी बहुत बड़ी थी। मैं सबसे दूर वाले कोने में छिप गया, ये नाटक करते हुए कि मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। स्टाफ के सभी लोगों को लगा कि मैं भी कंपनी के लिए काम करता हूँ। किसी ने मुझसे कोई फालतू सवाल नहीं पूछा। पार्टी शुरू होने के बाद बॉस और वाइस प्रेसिडेंट्स ने बारी बारी से स्टेज पर जाकर भाषण दिया। जब लिन रुई की बारी आने वाली थी तो मैं खुद उसके माता पिता के पास गया और उन्हें अंदर ले आया। शियाओ रुई की परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। जैसे ही यह खत्म होगी मैं स्टेज पर जाकर बड़ा ऐलान कर दूंगा। उनकी कंपनी का हर कोई साथ देगा। आखिर में लिन रुई की परफॉर्मेंस की बारी आ गई। जिस पल उसने स्टेज पर कदम रखा, स्टेज की लाइटें तुरंत रोमांटिक और हल्की हो गईं। उसके मेकअप और बोटनेक गाउन में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह एकदम कमाल की और महंगी लग रही थी। पहले भीड़ की तरफ से हैरानी भरी आवाजें आईं, फिर तालियों और चीयर की आवाजें लगातार आती रहीं। लिन रुई की आंखों में बहुत घमंड था। मैंने अपनी बाहें अपने सीने पर बांध ली। मेरा दिल बहुत एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। यह पल आखिरकार आ ही गया। बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। एक छोटी सी इंट्रो के बाद प्यारा बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हुआ। लिन रुई ने माइक उठाया और धीरे से बोली। वह अपनी परफॉर्मेंस में पूरी तरह खो गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि नीचे मौजूद हर किसी के चेहरे का रंग बदल चुका था। सब एक साथ। हाँ, मैंने असली एमवी बदल दिया था। मैंने म्यूजिक तो वही रखा, लेकिन वीडियो को उस पार्टी सीन की क्लिप से बदल दिया। वीडियो में लिन रुई ने छोटे कपड़े पहने थे। एक अनजान आदमी का हाथ पकड़कर वह एक कमरे में जा रही थी। मदर लिन जल्दी से बोली, शियाओ ताओ, वे पक्का शियाओरू नहीं है, वे मेरी बेटी है। मुझसे गलती नहीं हो सकती। वह बिल्कुल भी वह नहीं है। मैंने उनकी बातों पर यकीन करने का नाटक नहीं किया। मैं पूरे समय हैरान और शॉक्ड होने का दिखावा करता रहा। साफ था मैं एक्टिंग कर रहा था। फादर लिन ने भी जल्दी से बात जोड़ी। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। यहाँ जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने एक साथ लिन रुई की तरफ देखना शुरू कर दिया। जब लिन रुई ने स्टेज से सबका रिएक्शन देखा तो उसे लगा कि वे सभी उसके जादू में खो गए हैं। उसके चेहरे पर घमंड और बढ़ गया। बॉस और सामने की लाइन में बैठे सभी लीडर्स के चेहरे ऐसे खराब थे जैसे उन्होंने कुछ बहुत बुरा देख लिया हो। पीछे बैठे कुछ लोगों ने भद्दी सी सीटियां बजाईं। लिन रुओ गाना गा रही थी। तभी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगा कि नीचे कोई भी उसे नहीं देख रहा था, सब उसके पीछे देख रहे थे। वह धीरे से मुड़ी। कैमरा अब सीधे उसके बिखरे हुए और खराब लुक पर फोकस था। लिन रुओ अपनी जगह पर जम गई। उसके हाथ से माइक फर्श पर गिर गया, जिससे एक तीखी आवाज आई। मैंने दुखी होकर कहा, क्या अब भी तुम कह सकते हो कि वह लिन रुओ नहीं है? उसके माता पिता के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वे इतने शर्मिंदा थे कि कहीं छिप जाना चाहते थे। अभी सबकी नजरें लिन रुओ पर थीं। और भी हैरानी की बात यह थी कि लिन रुओ के पास खड़ा आदमी उसका बॉस निकला। गाओ जियापिंग, हनी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मुझे समझाने दो। उसकी पत्नी बिल्कुल शांत थी। उसकी आवाज से लग ही नहीं रहा था कि वह गुस्से में है। तो यही वो वादा था जो तुमने मुझसे किया था कि तुम कभी धोखा नहीं दोगे। लेकिन कौन सी औरत अपने पति को चीटिंग करते और होटल में जाते हुए देखकर गुस्सा नहीं होगी? हनी, चलो पहले घर चलते हैं। मैं वापस जाकर सब समझा दूंगी, ठीक है? कोई हैरानी नहीं कि तुम कहते थे कि तुम्हें रोज ओवर टाइम करना है। पता चला कि तुम कंपनी की उस छोटी सी औरत के साथ चक्कर चला रहे थे। हनी, मैं सच में मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। पकड़े जाने पर भी गाओ जियापिंग के झूठ बोलने के अंदाज ने पत्नी का सब्र तोड़ दिया। उसने मेज पर हाथ मारा, सीधे गाओ जियापिंग की नाक की तरफ इशारा किया और पूरी ताकत से चिल्लाई, बकवास बंद करो। हिम्मत है तो दोबारा वही बात बोलकर दिखाओ। पहले मैं उस औरत को देखूंगी, फिर तुमसे हिसाब लूंगी।
वाह भाई वाह, असली पत्नी ने आखिरकार अपना सारा गुस्सा निकाल ही दिया। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर लिन रुओ मेरे ठीक बगल में नहीं खड़ी होती तो मैं पक्का जोर जोर से तालियां बजाता। बड़े अधिकारियों की मेजें स्टेज के पास थीं। गाओ जियापिंग की पत्नी कुछ ही कदमों में स्टेज पर जा पहुंची। लिन रुओ इतनी डर गई थी कि पीछे हट रही थी, लेकिन उसके बालों को जोर से खींच लिया गया। सच कहूं तो कौन सी पत्नी उस दूसरी औरत को मारना नहीं चाहेगी, खासकर गाओ जियापिंग की पत्नी की नजरों में। लिनरू ने शायद यह वीडियो खुद ही प्लान किया था, उसे भड़काने के लिए जानबूझकर अपनी परफॉर्मेंस के दौरान इसे चलाया। उसने अपना मुक्का सीधे लिनरू के चेहरे पर दे मारा। हाँ, मुक्का। ज्यादातर औरतें लड़ाई में एक दूसरे को थप्पड़ ही मारती हैं। यह लड़की सच में बहुत बहादुर है। उसके घूंसे बिजली की तरह तेज थे। मुझे शक है कि उसने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रखी है। कमीनी, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत होशियार हो, है ना? गाना गाते हुए तुम मर्दों को फंसा रही थी। क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे पति पर लाइन मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्या तुम्हें यकीन है? लिन रू दर्द के मारे चिल्लाई। वह अपने चेहरे को बचाने के लिए सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल कर पाई। उसमें वापस लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। लोग उन्हें अलग करने के लिए स्टेज पर दौड़ पड़े। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ बस तमाशा देख रहे थे। पूरा नजारा बिल्कुल बिगड़ गया था। आखिर में सबने मिलकर उन दोनों को अलग किया। लिन रू इतनी बुरी तरह पिट चुकी थी कि उसका चेहरा सूज गया था। माँ लिन चाहे कितनी भी शर्मिंदा क्यों न हो, उन्हें इस वक्त बीच में आकर उसे बचाना ही पड़ा। शायद इसलिए क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह मारा गया था। बेइज्जती और गुस्से के मारे लिन रू का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया था। उसकी आंखें लाल थीं और वह पागल होकर उस औरत पर चिल्ला रही थी। ठीक है, चलो आज सब कुछ खुलकर सामने ले आते हैं। वह तुमसे प्यार नहीं करता, यह बात समझ लो। अगर वह तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम दोनों का तलाक आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। तुमने उसे बस 2 बच्चे दिए हैं, बस इतना ही। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी खास क्यों हो? जियानपिंग ने कहा कि तुम सिर्फ एक लिन रू जोर से जमीन पर गिर पड़ी। हर कोई चौंक गया। गाओ जियानपिंग ने वाकई लिन रू को जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसने लिन रू की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाते हुए कहा, कमीनी, जब से तुम कंपनी में आई हो मुझे परेशान कर रही हो। तुमने मुझे उस पार्टी में जाने के लिए भी धोखा दिया था। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इस पूरी जिंदगी में मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वह मेरी पत्नी है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम तो उसकी बराबरी भी नहीं कर सकती। गाओ चांगपेंग की आंखों में नफरत भरी थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी की जान ले लेगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुमने इस तरह मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की तो मुझे नौकरी खोना मंजूर होगा, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को चैन से नहीं जीने दूंगा। लिंड्रू पूरी तरह हैरान थी। वह अपने सामने खड़े उस आदमी को अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी। उसका मुंह कई बार खुला और बंद हुआ, पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आपको पता है, स्टेज पर जाने से ठीक पहले तक वे दोनों एक दूसरे पर लाइन मार रहे थे और आंखें लड़ा रहे थे। लेकिन अपनी असली पत्नी के सामने गाओ जियानपेंग के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। गाओ जियानपेंग के आखिरी शब्द साफ तौर पर उसके लिए एक धमकी थे। ये कहने के बाद उसने पीछे मुड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, डार्लिंग, चलो पहले घर चलते हैं, ठीक है? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। मैंने यह जाल बिछाने में बहुत मेहनत की है। मैं उसे इतनी आसानी से तो जाने नहीं दे सकता। मैं बहुत देर से यह तमाशा देख रहा था। अब आखिरकार मेरी बारी थी। मैंने पहले थोड़े जज्बात जुटाए। वो गुलदस्ता उठाया जो मैंने पहले से तैयार रखा था और स्टेज की तरफ भागा। मैंने पूरी ताकत से एक घूंसा मारा। गाओ जियानपिंग पर मैंने यह घूंसा काफी समय से रोक रखा था। वह पूरी तरह से हैरान रह गया था। वह लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हटा और जमीन पर गिर गया। उसने खून की एक उल्टी की, साथ में उसका सामने का एक दांत भी निकल गया। मैं पहले कई बार लिन रुई को उसकी कंपनी से पिक कर चुका था, इसलिए उसके बहुत से कलीग्स मुझे पहचानते थे। वह घूंसा पूरी तरह सही था। मैंने टूटे हुए दिल के साथ लिन रुई की तरफ देखा। मैं आज तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतने लंबे समय तक झूठ बोलोगी। इस शादीशुदा आदमी में ऐसा क्या खास है? हाँ बताओ। लिन रुई शर्मिंदा थी और डरी हुई थी। वह इतनी डर गई थी कि तुरंत रोने लगी। तुम्हारे बाल पूरी तरह बिखरे हुए हैं और तुम्हारा मेकअप बहरा है। तुम इस वक्त बहुत बेकार लग रही हो। मैंने गुलदस्ता जोर से उस पर दे मारा। फिर मैंने उसे आखिरी बात कही, लिन रुई, मुझे तलाक चाहिए। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और वहां से चला गया। बाहर निकलते ही मैंने आखिरकार एक लंबी गहरी सांस ली। वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो मैंने दिनों से दबा रखी थी आखिरकार बाहर निकल आई। मैंने अब तक जुटाए गए सारे सबूत इकट्ठे किए, जिसमें गाओजियान के आपत्तिजनक वीडियो भी शामिल थे और लिनरू के साथ पिछले कुछ महीनों में किए गए हजारों फ्लर्टी वीचैट मैसेज भी थे। एक कॉपी गाओ जियानपेंग की पत्नी के लिए, एक उसके माता पिता के लिए और एक कंपनी के हर एक कर्मचारी के लिए। सारे ईमेल पते लिनरू के टैबलेट पर मौजूद वर्क ईमेल ऐप से कॉपी किए गए थे। मैंने पक्का किया कि प्रभावित परिवार के सदस्यों और तमाशा देखने वालों सबको इस ड्रामे का हिस्सा मिले। गाओ जियानपिंग की पत्नी उसे तलाक दे या न दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इन दोनों कमीनों की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन दूसरों के ड्रामे के बारे में बातें करने में सालों बिताने के बाद मुझे खुद धोखा मिलने पर एक पीपीटी बनानी पड़ेगी। पीपीटी, हाँ, एक पीपीटी। जब मैंने वो काम पूरा कर लिया तो मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। तुम्हें मुझसे से क्या करवाना है? तलाक के कागज तैयार करो,
पक्का करो कि तलाक में उसे कुछ न मिले। मेरे नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी और गाड़ियां हैं वो सब वापस लो। साथ ही उसे कल नोटिस मिल जाएगा। तुम्हें थ्रिल पसंद है ना? तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब मैं अपनी दी हुई हर चीज वापस लेता हूं तो क्या होता है। तुम्हें पता चलेगा कि असली मुसीबत क्या होती है। जियांग ताओ, तुम्हारा क्या मतलब है? जब तुमने कहा कि तलाक में मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो क्या तुम मुझे बस घर से बाहर निकाल रहे हो? मैंने खाली नजरों से उसकी तरफ देखा। मुझे अंदर से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। 3 साल का रिश्ता, जिस पल उसने मुझे धोखा देने का फैसला किया, वो सब पूरी तरह खत्म हो गया। मैं बस मुड़कर जाने ही वाला था कि लिन राव ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने अपने बैग से एक कागज निकाला और मेरे पैरों के पास फेंक दिया। मैंने उसे उठाया और देखा। वह एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी। उसमें साफ लिखा था कि वह 1 महीने की गर्भवती है। मेरे होश उड़ गए। रिपोर्ट पकड़े हुए मेरा हाथ कांप रहा था। 3 महीने पहले उसने कहा था कि वह मेरे साथ बच्चा चाहती है, इसलिए हम तब से बच्चा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 2 महीने बाद भी उसके गर्भवती होने का कोई संकेत नहीं था। पिछले महीने मैं चेकअप के लिए अस्पताल गया और टेस्ट के नतीजों में पता चला कि मेरे स्पर्म में बहुत दिक्कत है। न सिर्फ मेरे लिए किसी को गर्भवती करना बेहद मुश्किल है, बल्कि बच्चे में बीमारी होने का भी बहुत ज्यादा खतरा है। डॉक्टर ने मुझे फिलहाल बच्चा न करने और पहले इलाज करवाने की सलाह दी। मुझे डर था कि अगर लिनरू को पता चला तो वह मुझसे नफरत करेगी। मैंने डॉक्टर से कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन लगवाने को कहा। मैंने लिनरू को घर आने पर कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि सही समय आने पर उसे बता दूंगा तो लिनरू के पेट में पल रहा बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह इतनी बेशर्म हो सकती है। वह बिना किसी प्रोटेक्शन के दूसरों के साथ सोती रही और उम्मीद करती थी कि मैं उसके उस नाजायज बच्चे को पालूं। उस पल मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा कि मैं एक्साइटमेंट की वजह से कांप रहा हूं। उसकी आंखों में थोड़ी सी चालाकी चमक उठी। क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुम मुझे इनाम दोगे? उसने मेरी बाहों में सिमटते हुए बहुत प्यारी आवाज में कहा। मैंने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। लिन रुओ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या तुम हमेशा से बच्चा नहीं चाहते थे? मैं कसम खाती हूँ कि मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगी। चलो एक परिवार की तरह रहते हैं और अच्छी जिंदगी जीते हैं, ठीक है? मैंने बेबसी में तंज कसते हुए हंसा। लिनरुओ, तुम बहुत ही बेशरम हो। तुम अफी और के नाजायज बच्चे को पेट में लिए घूम रही हो और फिर भी मेरे साथ सौदेबाजी करने की हिम्मत कर रही हो। लिनरुओ एक पल के लिए सन्न रह गई, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई। जियांग ताओ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास सबूत है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है? अब इस मोड़ पर मैं इसे और नहीं छिपाऊंगा। मैंने मेडिकल रिपोर्ट उसके चेहरे पर फेंक दी। रिपोर्ट देखते ही लिनरुओ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह काफी देर तक चुप रही। क्या यह सबूत तुम्हारे लिए काफी है, लिनरुओ? अगर नहीं तो हम तुम्हारी वो सारी तस्वीरें ले सकते हैं और कोर्ट में बात कर सकते हैं। लिनरुओ के पास सौदेबाजी करने के लिए कुछ नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी हिम्मत खत्म हो गई हो और वह जमीन पर गिर पड़ी। मैंने उसे नजरअंदाज किया और सीधे दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने कार में बैठकर एक रियल एस्टेट एजेंट को फोन किया और उसे यह घर जल्द से जल्द बेचने को कहा। लेकिन लिन रुओ काफी समय तक घर खाली करने को तैयार नहीं हुई। हर बार जब एजेंट घर दिखाने के लिए लोगों को लाता तो वह पागल हो जाती और सबको भगा देती। उसे लगा था कि ये बेवकूफ़ी भरी हरकत उसकी बची खुची इज्जत बचा लेगी जब तक कि पुलिस वहां नहीं आ गई। अधिकारी, यह गलत फहमी है। यह मेरा घर है। मैडम, इस प्रॉपर्टी के असली मालिक जियांग ताओ हैं। वह आपसे तुरंत घर खाली करने के लिए कह रहे हैं, वरना आप पर दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का केस लगेगा और आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये नामुमकिन है। ये घर हमारा है। क्या उसने शुरू से ही मेरे खिलाफ तैयारी कर रखी थी? उस बेवकूफ लिन रुओ को लगा कि मेरे साथ रहकर उसने जैकपॉट मार लिया है, लेकिन उसे कद्र करना नहीं आता था। घर से निकाले जाने के बाद लिन रुओ के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उसने कुछ दिन के लिए एक होटल में चेक इन किया। लेकिन मैं उसे कोई ढील देने वाला नहीं था। जिस रात उसने चेक इन किया, मैंने होटल को फोन किया और कोई बहाना बनाकर लिन रुओ को बाहर निकलवा दिया। आखिर में लिन रुओ को अपना सामान बांधकर वापस अपने होम टाउन जाना पड़ा, लेकिन उसके सारे काले कारनामे उसके रिश्तेदारों के बीच फैल चुके थे। मुझे अंदर आने दो प्लीज। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। ओह, तुम्हें लगता है तुम बहुत होशियार हो। तुम्हें सस्ते मजे के पीछे भागना था और जियांग ताओ जैसे परफेक्ट लड़के को छोड़ना था, है ना? अब तुम्हें यहाँ अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास तुम जैसी बेशम बेटी नहीं है। यहाँ से दफा हो जाओ और कभी वापस मत आना। माँ, प्लीज मुझे बाहर मत निकालो। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। रोना बंद करो। तुमने यह रास्ता खुद चुना है। इसे पूरा करो, भले ही तुम्हें घिसटकर ही क्यों न चलना पड़े। लिन परिवार तुम्हारी वजह से अपनी इज्जत नहीं गंवा सकता। मेरे दोस्त ने जो वीडियो भेजा उससे देखकर मैं मिलीजुली भावनाएं महसूस कर रहा था। क्या लिन रुओ ने कभी सोचा था कि एक समय की इतनी घमंडी लड़की के साथ कभी ऐसा दिन भी आएगा? शियाओ ताओ, क्या तुम्हें कुछ और करवाना है? नहीं, उसकी माँ बहुत अच्छा काम कर रही है। लिन रुओ का पूरी तरह से टूट जाना मेरी उम्मीद से कहीं जल्दी हो गया। उसने अपनी इकलौती कीमती चीज, अपना शनेल कोट बेच दिया। फिर उसने मेरे आसपास के सभी लोगों को लगातार फोन करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने लावांग को फोन किया। लावांग, श्याओ ताओ बिजी हैं, उनके पास समय नहीं है, मुझे बस 5 मिनट चाहिए।
वह पहले मुझसे से बहुत प्यार करते थे। जो बीत गया सो बीत गया। तुमने उस प्यार को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। अब शियाओ ताओ बस यही चाहते हैं कि तुम उनकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाओ। आह। बाद में जब लिन रुओ के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं बचा तो उसने एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी कर ली। महीने की सैलरी 3000 येन, रहना खाना साथ में। जिस वर्किंग क्लास की जिंदगी को वह कभी नीची नजर से देखती थी, वह अब उसकी रोज की जिंदगी है। अब वह हर रोज जल्दी घर से निकल जाती है और देर से लौटती है। रेस्टोरेंट में प्लेट साफ करती है और बर्तन धोती है। उसकी उंगलियां सख्त हो गई हैं और उसकी मुस्कान हमेशा नकली होती है। 3000 येन की सैलरी भी मुश्किल से गुजारा करने के लिए काफी है। देर रात वह अपने सस्ते किराए के अपार्टमेंट में बिस्तर पर दुबक कर बैठती है, छत को घूरती है, यह सोचकर कि कैसे कभी उस पर बहुत लाड प्यार बरसाया जाता था और उसे पाने के लिए लोग तरस देते थे। अंधेरे में उसकी आंखों से आंसू गिर जाते थे। कुछ दिनों बाद कोई बिल्कुल जिसे उम्मीद नहीं थी मेरे दफ्तर के दरवाजे पर आकर घुटनों पर बैठ गया। कृपया लिन रुई को जाने दो। वह जानती है कि उसने गलती की है। उसे बचने का एक रास्ता दो शाओ ताओ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, आखिर वह मेरी बेटी है। वह मरेगी नहीं, मैं पक्का करूंगा कि जिंदा रहे, लेकिन उसकी जिंदगी आसान बनाने के लिए नहीं, उसे अपने किए की सजा भुगतने के लिए। अंकल, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपकी बेटी नहीं है। चूंकि आपने पहले मेरे साथ वाकई अच्छा व्यवहार किया था, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, बस ये भूल जाइए कि आपकी यह बेटी है। यह आपके और उसके दोनों के लिए बेहतर है। बाद में लिन रुई के पिता के जाने के बाद वे बहुत बीमार पड़ गए। फिर वह अपनी पत्नी को वापस गांव ले गए और दोबारा कभी शहर वापस नहीं आए। जहां तक लिन रुई की बात है, पिछली बार किसी ने उसे शहर के एक हेयर सैलून में देखा था, जो सबसे घटिया काम कर रही थी। मैंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि मुझे उसके बारे में कोई भी खबर न दे। उस पल से यह औरत जिए या मरे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 1 साल बाद में मैं भीड़ भाड़ वाली एक मार्केट में अपनी नई गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े चल रहा था। तभी अचानक एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह लिन रुई थी। उसने सबसे सस्ती वर्क यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, हेयर सैलून के बाहर ग्राहकों को बुला रही थी। मुझे देखते ही वह झिझक गई और उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में गहरा पछतावा था। पिछले 1 साल में उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उसकी पुरानी शानदार जिंदगी की जगह अब शहर के हेयर सैलून में काम करने ने ले ली थी। वह घर से जल्दी निकल जाती थी और घर से जल्देर से घर आती थी। बहुत कम कमाई करती थी, जो मुश्किल से उसके रोज के खर्च निकाल पाती थी। एक छोटी सी गलती पर भी उसे अपने बॉस से डांट सुननी पड़ती थी। जब वह रात में अपने छोटे से किराए के कमरे में वापस आती, तो वो पुराना बिस्तर और बिखरे हुए कपड़े उसे याद दिलाते कि उसकी पुरानी लाइफस्टाइल और वो मीठी तारीफें अब काफी पीछे छूट चुकी हैं। जब वह कभी कभार अपने माता पिता को फोन करती, तो वह हमेशा धीरे से यही कहती कि वह ठीक है, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से मिलने वाली उदासी और बेरुखी उसे कुछ भी कहने लायक नहीं छोड़ती थी। उसके सारे दोस्त बहुत पहले ही दूर हो चुके थे। वो तारीफें और जलन जो कभी उसके आसपास होती थी, अब सिर्फ बेरुखी और मजाक में बदल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मैं बहुत तरक्की कर रहा था। मेरा काम अच्छे से चल रहा था और मेरा करियर लगातार आगे बढ़ रहा था। मेरी जिंदगी सेटल और खुशहाल थी। साथ ही मेरी नई गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ थी। मैंने अपनी नई गर्लफ्रेंड को देखने के लिए सिर घुमाया। लिन रुई फुटपाथ पर घुटनों बल बैठी हुई थी। उसका गला भराया था। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी।